हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने यूट्यूब पे एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 34। इस पूरी लेक्चर सीरीज के दौरान हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम वहां पर उसका सिर्फ आंसर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट जो रखा है उसको भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है भाई क्वेश्चन नंबर 1 का? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आईआईटी जेम 2022 में आया हुआ हूं, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और क्वेश्चन का कहना है द करंट थ्रू ए सीरीज एलआर सर्किट सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट ईएमएफ ई ओवे L di by dt plus IR equal to E, let L equal to 1 millihenry, K is equal to 1 kilo ohm and E is equal to 1 volt. The initial condition is I0 equal to 0. At time t equal to 1 microsecond, the current in milliampere is. यानी मेरे पास एक इस तरह से RL सर्किट है और ये जो RL सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो इस इक्वेशन को ओबे कर रही है। सबसे पहले कि भाई ये इक्वेशन क्या लिखी है, ये देखो ये इक्वेशन मेरे को कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखी हुई है कि L लिखा हुआ है, फिर यहाँ मेरे पास कितना है di/dt लिखा हुआ है और फिर यहाँ प्लस यहाँ I है, R है, फिर इक्वल में मेरे पास यहाँ E दे रखा है। ठीक है, या एप्सिलॉन बोलते हैं, E बोल दो इसको। ठीक है, E क्या है? मेरा EMF है। यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये क्या है? एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, या बोल सकते हैं एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको इसका सॉल्यूशन निकालना यानी आई की वैल्यू निकालनी है, यानी आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करते हैं? हमने ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है वहां पढ़ा हुआ है। मैंने अभी नहीं पढ़ाया है यूट्यूब में, लेकिन आपने अगर बीएससी कर रहे हो तो आपने पढ़ लिया होगा मैथ्स में। अगर पढ़ लिया है, अगर नहीं भी पढ़ा है, अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ लिया है तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो जो फाइनल रिजल्ट है उसको याद कर भी यहां पर आंसर दे सकते हो। अगर आपको याद नहीं है फाइनल रिजल्ट तो आप वैसे जो हम प्रोसेस अभी यहां पर यूज करने वाले हैं उससे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक काम करो, इस L को यहां से कॉमन ले लो तो इसको ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां देखो di/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, सॉरी या फिर ऐसे प्लस करके लिख लें इसको, तो कितना आ गया, ये प्लस आ गया यहाँ पर I और ये मेरे पास कितना आ जाएगा R/L एंड दिस इज इक्वल टू, ये L इधर चला जाएगा यहाँ से तो अब E/L आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ जी ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर di/dt इज इक्वल, यहाँ प्लस का कितना हो गया, हियर वी हैव R/L इंटू I आ गया एंड दिस इज इक्वल टू E/L आ गया। ठीक है, ये जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा वाला टर्म, जरा ध्यान से देखना, ये जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, P से दिखाते हैं। ये जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम किससे दिखाते हैं, Q से दिखाते हैं। और जब भी हमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं भाई, इंटीग्रेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर IF का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन P, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में है, dt, तो कितना आ जाएगा, ये P इंटू dt आ जाएगा और P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है मेरे पास, R/L है। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन P की वैल्यू कितनी है यहाँ से, R/L है और इंटू में कितना आ गया, ये dt आ गया। थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास IF इज इक्वल टू आएगा कितना, e की पावर R और L दोनों कांस्टेंट है तो R/L बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना हो जाएगा, t आ जाएगा। ये क्या निकल गया, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया जो किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है और वैल्यू क्या है इसकी, e की पावर R/L इंटू t है। ठीक है, अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है मेरे पास, ये होता है, अगर यहाँ पर y होता तो y आ जाता, यहाँ अभी I है तो कितना आ गया, I आ गया, तो I इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर क्या आता है भाई, Q आता है और यहाँ इंटू में कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू में कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा। अब मुझे सारी वैल्यू पता है, I की वैल्यू निकालनी है किसी एक इंस्टेंट पर तो आराम से यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो देखो यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा, I इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना दे रखा है मेरे को, देखा है यहाँ पर e की पावर
r अपॉन l इंटू टी है, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, और q की वैल्यू यहाँ पर कितने में पा देखो e अपॉन l है, तो q की जो क्या रख दोगे आप, e अपॉन l रख दोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया मेरे पास, e की पावर r अपॉन l इंटू टी आ गया, और इंटू में कितना आ गया, dt आ गया, प्लस कितना आ गया भाई, c आ गया। c क्या है यहाँ पर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास i इंटू ई की पावर r अपॉन l इंटू टी, दिस इज इक्वल टू, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, यहाँ से e अपॉन l बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन r अपॉन l इंटू टी, और इंटू कितना आया, dt आया, और प्लस कितना आ गया, ये c आ गया। थोड़ा बहुत अगेन हम सॉल्यूशन करेंगे तो i इंटू ई की पावर r अपॉन l इंटू टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, हियर वी हैव e अपॉन l आ गया। ये e की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन e की पावर समथिंग ही होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना t के मल्टीप्लाई में r अपॉन l है, तो ये r अपॉन l कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, e की पावर r अपॉन l इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर r अपॉन l इंटू टी हो जाएगा, और जो डिवाइड में कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ r अपॉन l आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ c आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है तो उनको कैंसिल कर देंगे हम, जैसे देखो इस l से ये l क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला l क्या हो गया मेरा, इससे कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, नहीं हो रहा है। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो भाई नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम, तो यहाँ से मेरे पास कितना है देखो, r इंटू ई की, सॉरी i इंटू ई की पावर r अपॉन l इंटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू, हियर वी हैव e अपॉन r, और ये कितना बचा देखो यहाँ, e की पावर r अपॉन l, और इंटू में कितना आ गया, t आ गया, प्लस कितना आ गया, c आ गया, ठीक है। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर, इसको 1 बोल दो। अब मुझे क्या करना है, इस c की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज c यहाँ पर क्या है, अननोन है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कुछ बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 जो मेरी करंट i है वो भी कितनी है भाई, 0 है। तो अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। तो i की जगह 0 पुट करेंगे, थोड़ा सा i की जगह 0 पुट करें तो 0 हो जाएगा, ये e की पावर 0 तो कितना आ गया, e की पावर 0 0 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू e बाई r आ गया इधर से, एंड हियर वी हैव e की पावर, ये कितना बचा यहाँ, 0 बच गया, और प्लस कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1, तो e अपॉन r बचा, यहाँ 0 बच गया, तो यहाँ से c इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का e अपॉन r निकल के आ गया। अब c की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रखोगे तो मेरे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी करंट की एट एनी इंस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ करंट एट एनी इंस्टेंट i इंटू ई की पावर कितना आ गया देखो, ये r अपॉन l इंटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास कितना आया, e अपॉन r, ई की पावर, हियर वी हैव r अपॉन l इंटू कितना आ गया, t आ गया, एंड माइनस कितना आ गया, ये e अपॉन r आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, यहाँ पे सीधे हमें जहां वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू पुट कर सकते हो, r की वैल्यू दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है, और आसानी से मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मुझे अब इसका आंसर निकालना, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, और मुझे वैल्यूज भी चाहिए, ओके यहाँ तक कर लेते हैं। तो देखो भाई कैसे करेंगे हम, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन निकल गए i के लिए, वो r और l की वैल्यू पुट करो। तो यहाँ से मेरे पास i इंटू ई की पावर, r के अंदर रखा है मेरे को 1 किलो ओम, r कितना है मेरे पास 1 किलो ओम, यानी r कितना ओम हो जाएगा, 10 की पावर 3 ओम हो जाएगा, 10 की पावर 3 ओम, और अपॉन l की वैल्यू कितनी है भाई, 10 की पावर -3 है, मिली हेनरी दे रखा तो 10 की पावर -3, और इंटू t कितना दे रखा है मेरे को, t दे रखा है कितना 1 माइक्रो सेकेंड, तो इंटू में कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर इंटू में आ गया मेरे पास कितना, 10 की पावर -6 आ गया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ऐसे कर डबल कर लो, तो 10 की पावर यहाँ 3 है, अपॉन में 10 की पावर -3 है, और इंटू में 10 की पावर -6 है, एंड दिस इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, अपॉन आर कितना है भाई 1 किलो ओम है, यानी 10 की पावर -+3 है, और इंटू में कितना आ गया, ये ई की पावर, ये मेरे पास कितना है आर अपॉन एल यानी 10 की पावर 3, और अपॉन में कितना आ गया 10 की पावर -3, टी की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -6 है, एंड माइनस का e अपॉन आर, और e मेरे पास कितना आ गया 1 है, और 10 की पावर +3 हो गया, ठीक है। अब तो कुछ बचा नहीं इसमें, फटाफट से क्या निकल जाएगा, यहाँ से i निकल जाएगा। देखो भाई ये कैंसिल हो जाएगा सारे, ये गया ये गया ये गया, तो e की पावर 1 बचा, यहाँ पर भी ये गया ये गया ये गया, यहाँ भी कितना बचा e की पावर 1 बचा। तो यहाँ से मेरे पास i इंटू कितना आ गया, देखो ये मेरे पास है कितना i इंटू ई आ गया, e की पावर 1 आया, एंड दिस इज इक्वल टू 10 की पावर -3 दोनों ओर से कॉमन है,
अंदर कितना बच गया, e माइनस 1 बच गया। तो अगर मैं i निकालूंगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर माइनस 3 1 माइनस e आ जाएगा, इतना एम्पियर आ गया। ठीक है, करंट एट t इक्वल टू 1 माइक्रोसेकंड कितना आया, इतना एम्पियर। हमें आंसर किसमें निकालना है भाई, मिली एम्पियर में निकालना है। तो 10 की पावर माइनस 3 यानी मिली एम्पियर हो जाएगा ये। तो 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर यानी 1 मिली एम्पियर। तो मेरे पास आके 1 माइनस का e इतना मिली एम्पियर। तो 1 माइनस ई, 1 माइनस ओ सॉरी कितना आएगा, ये e की पावर माइनस 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, बिकॉज जो 1 अपॉन ई बचेगा ना, जब मैं इस वाले इस e को यहाँ ले जाऊंगा तो कितना बचेगा, इस e को जब यहाँ ले जाऊंगा तो e की पावर माइनस 1 बचेगा, ये 1 अपॉन ई, तो e की पावर माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। अब अगर आपको थोड़ा सा जल्दी करना है इस आंसर को, इस क्वेश्चन को जल्दी करना है, तो आप कुछ चीजें पहले से याद कर सकते हो। जैसे ये जो रिजल्ट है ये वाला, दिस इज फाइनल रिजल्ट, आप इस रिजल्ट को याद भी कर सकते हो, तो आप इस पूरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। ठीक है, या तो याद कर लो इसको, या फिर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से हम किसी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। बाई काम आसान है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मैं बढ़ता हूं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है भाई क्वेश्चन नंबर 2 का? अगेन अच्छा क्वेश्चन है, और उससे पहले ये क्वेश्चन IIT JAM 2022 में आया हुआ है, यानी एक टाइप से लेटेस्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। क्या कहना है इसका? ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर विथ रेडियस कैपिटल R is centered at the origin of XY plane. The magnetic field at a point within the loop is B vector equal to कितना दे रखा है, रो फाई जेड टी। यानी किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रखा है इसने? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पर यूज हो रखा है। और इधर देखा मेरे कितना, k रो की पावर 3 t की पावर 3 z कैप, वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ appropriate dimension, neglecting the effect of any current induced in the loop, the magnitude of induced EMF in the loop at time t is। ठीक है, तो भाई हमारे पास एक लूप है इस तरह से जो कि XY प्लेन में है। तो मान लो ये X एक्सेस है और ये Y एक्सेस है, और इस XY प्लेन में एक लूप है जिसकी रेडियस कितनी बोल रखी है उसने, R बोल रखी है। ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है, R दे रखी है। ठीक है, अब इसके सेंटर पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ दे रखा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो कि जेड डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बी क्या दे रखा है, समझो जरा, बी दे रखा है मेरे को कुछ इस तरह से, एक बार बी में लिख ले रहा हूँ यहाँ पर, जो बी वेक्टर दे रखा है। और किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखा है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फाई या रो फाई जेड कॉमा टी। ठीक है, हमने यहाँ पर जो रो लिखा है ना, हमने एस पढ़ा है, जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमने क्या लिया था, एस लिया था। लेकिन एच पर क्वेश्चन यहाँ पर एस नहीं है, क्या है, रो है। एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है मेरे पास, k इंटू रो की पावर 3 और t की पावर 3 इंटू कितना आ जाएगा, ये z कैप आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है, EMF। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ दिस EMF विल बी इक्वल टू माइनस का d फाई वाई क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं फाई की वैल्यू रखूंगा तो फाई इक्वल टू क्या है भाई मेरे पास, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो d बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन b डॉट dA होता है। हाँ जी होता है। अब एक काम करो, इस डिफरेंशिएशन को अंदर ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली दिस डिफरेंशिएशन विल बी कन्वर्टेड इनटू पार्शियल डेरिवेटिव। तो माइनस का ये ऐसे आया, एंड हियर वी हैव डेल v डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ये डेल t, एंड डॉट कितना आ गया, ये dA आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अब मेरे को b दे रखा है, फिर यहाँ b की वैल्यू पुट करो इसकी जगह, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का इंटीग्रेशन, हियर वी हैव पार्शियल ओवर पार्शियल t। अगर मैं b की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये k रो की पावर 3 इंटू टी की पावर 3, और इंटू में कितना आ गया भाई, ये z कैप आ गया, और डॉट कितना आ जाएगा मेरे पास, dA वेक्टर। नाउ dA वेक्टर इज इन z कैप डायरेक्शन। जो मेरे पास यहाँ dA वेक्टर है वो इसी में तो एरिया एलिमेंट होगा, एंड दिस एरिया एलिमेंट इन z कैप डायरेक्शन। तो जो एरिया एलिमेंट है किस डायरेक्शन में भाई, z कैप डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ पर z कैप डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस dA विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेंथ एलिमेंट इन r रो डायरेक्शन इंटू लेंथ एलिमेंट इन फाई कैप डायरेक्शन। और लेंथ एलिमेंट इन रो डायरेक्शन क्या होता है मेरे पास, d रो के बराबर होता है, और इंटू लेंथ एलिमेंट इन फाई कैप डायरेक्शन किसका होता है, रो इंटू डी फाई के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, रो डी रो और इंटू कितना आ गया, डी फाई आ गया। तो दिस इज अवर एरिया एलिमेंट विच इज डायरेक्टेड इन जेड कैप डायरेक्शन। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, रो
इंटू हियर वी हैव डी रो, हियर वी हैव डी फाई, और कितना आ गया यहाँ ये जेड कैप आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। एट फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और पार्शियल डेरिवेटिव है तो बाकी सब क्या होंगे कांस्टेंट, तो k कांस्टेंट, रो की पावर 3 कांस्टेंट और जेड कैप कांस्टेंट। ध्यान देना सिर्फ इसके लिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। रो क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, तो ये माइनस का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा ये k रो की पावर 3 और t का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर हो जाएगा। जेड कैप 1 हो गया और इंटू में कितना आ गया भाई ये रो आ गया, और इंटू में कितना आ गया डी रो इंटू कितना हो गया डी फाई हो गया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो इसके अंदर। अब यहाँ पर कुछ टर्म बाहर निकल जाएंगे, जैसे टी बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया ईएमएफ इक्वल टू माइनस का क्या आ गया ये 3k बाहर आ गया, और टी की पावर मेरे ख्याल से 2 भी बाहर आ जाएगा, और हियर वी हैव इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन होगा, डबल इंटीग्रेशन रो की पावर 3 इंटू रो कितना आ गया ये रो की पावर 4 आ गया, और इंटू में कितना आ गया डी रो इंटू में कितना आ गया डी फाई। अगर मैं फाई की लिमिट की बात करूं तो 0 से कहाँ होगी ये 2 पाई। अगर मैं रो की लिमिट की बात करूं 0 से कहाँ होगी भाई r, रो की लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 से r है। अब बस इसको कैलकुलेट करने की देरी है, कुछ टर्म छूटा नहीं चाहिए, तो आंसर तक हम जस्ट पहुंचने वाले हैं। तो 3k इंटू टी स्क्वायर ऐसे रहा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से कहाँ r, हियर वी हैव रो की पावर 4 इंटू डी रो इंटू ये मेरे पास कितना आ गया डी फाई, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी 0 से 2 पाई हो जाएगी भाई। तो माइनस का 3k इंटू टी स्क्वायर, हियर वी हैव रो की पावर 5 अपॉन 5, और अपर लिमिट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर कितनी है भाई r, और डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सिंपल 2 पाई, ठीक है। बिकॉज लिमिट रखने के बाद कितना आएगा आंसर 2 पाई है। यहाँ मैं लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास कितना बचा माइनस का के टी स्क्वायर आर की पावर 5 इंटू 2 पाई अपॉन में कितना आ गया भाई 5 आ गया, अपॉन में कितना आ गया भाई 5 आ गया। तो ये 3 दूनी 6 माइनस का 6, हियर वी हैव के टी स्क्वायर आर की पावर 5 इंटू पाई अपॉन में कितना आ गया 5। अब नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन उसने सिर्फ क्या पूछा है हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो नेगेटिव साइन हम क्या कर लेंगे यहाँ से ड्रॉप कर लेंगे। तो आंसर मेरा कौन सा ही हो जाएगा 6 कहाँ पर आ रहा है इधर आ रहा है, और ये क्या हो गया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज और करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन ए क्या है भाई हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं फैराडे लॉ से रिलेटेड, जहां पर फैराडे लॉ क्या हो रहा है इस तरह से यूज हो रहा है, यानी टाइम बैराइंग मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, क्लियर। ओके बड़े आगे बढ़े भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगेन भाई अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अगेन आईआईटी जैम 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या कहना है, द करंट डेंसिटी फॉर ए फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय, करंट डेंसिटी जे दे रखी है मेरे को यहाँ पर, एक बार सही से लिख लो, जो मेरे को जे एक्स वाई जेड टी दे रखा है, यानी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है करंट डेंसिटी और टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। ये मेरे को दे रखा कितना 8 e की पावर t, और ये अपॉन में है सारी चीजें, ठीक है। अपॉन में मेरे पास कितना है ये दे रखा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना आ गया जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना इस पूरे का भी स्क्वायर होना चाहिए, इस पूरे का भी स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं इतना ही है, ठीक है ठीक है, ये नहीं है, इसका स्क्वायर नहीं है, इतना ही है, क्योंकि जब प्रिंट होता है ना तो ये पे गड़बड़ हो जाती है, इधर पे खिसक जाता है सब कुछ, इन सब का स्क्वायर है, और इनटू में कितना है मेरे पास यहाँ एक्स कैप है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरा, और निकालना क्या है भाई, एट टाइम t इक्वल टू 0 द मास डेंसिटी इज 1, जो टाइम t इक्वल टू 0 है वहां पर रो कितना दे रखा है 1 दे रखा है। यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसने सारा भी कर दिया, क्या करना है रो 1,1,1 इज फाउंड टू बी, यानी रो की वैल्यू निकालनी है कब, जब टाइम कितना है भाई 1 है और पोजीशन कोऑर्डिनेट सारे कितने हैं 1 है, और राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है मेरे पास, अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जाऊं तो क्या होती है डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू माइनस का पार्शियल रो अपॉन पार्शियल टी, ये क्या है मेरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो भाई अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ जे निकाल दूं तो यहां से रो निकल जाएगा आसानी से। तो क्या निकालना है सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ जे निकालो, क्या निकालो यहां से डाइवर्जेंस ऑफ जे निकालो। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होगा भाई, यहां से क्या आ जाएगा ये एक्स कैप, हियर वी हैव पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस का हियर वी हैव
जे कैप इंटू में कितना आ जाएगा, या फिर यहाँ वाई कैप लिखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा देखो भाई, हियर वी हैव वाई कैप पार्सल ओवर पार्सल वाई, एंड हियर वी हैव प्लस का जेड कैप, कितना आ गया ये पार्सल ओवर पार्सल जेड आ गया, एंड डॉट में कितना आ गया, ये पूरी चीज सिर्फ एक्स वाला भाग है इसमें, ये मेरे पास कितना है देखो 8 ई की पावर टी, 8 ई की पावर टी कितना है देखो 8 ई की पावर टी, ई की पावर टी 8 ई की पावर टी एंड अपॉन कितना है देखो, ये है मेरे पास कितना 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड प्लस का जेड स्क्वायर, एंड हियर वी हैव ओनली एक्स कैप, तो सिर्फ एक्स के साथ आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, ये आएगा मेरे पास क्या, पार्सल ओवर पार्सल एक्स ऑफ किसका 8 ई की पावर टी एंड अपॉन में आ गया मेरे पास हियर वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। ये 8 वाला टर्म तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आफ्टर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर टी आया इधर पर, ऑन डिफरेंशिएटिंग इट व्हाट वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया नीचे, और ऊपर कितना बचा ये माइनस, देखो 1 का 0 और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0, एक्स वाला कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो दिस इज आवर डाइवर्जेंस ऑफ जे, और ये सब चीज मुझे देखनी कहां पर है भाई, 1 पे देखनी है, तो मैं क्या निकाल दे रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ जे एट 1,1,1, तो कितना आ जाएगा ये ई की पावर, अभी सिर्फ पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 8 ई की पावर टी आया, और 1,1,1 मतलब माइनस का 2 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया 1 प्लस, और 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया सिंपल, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, देखो इस 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ये ई की माइनस ई की पावर टी बच गया। ठीक है, ये मुझे निकल गया भाई, ये मेरे को पता है कितना है माइनस ई की पावर टी है, तो यहाँ से मेरे पास माइनस का, हियर वी हैव माइनस का पार्शल रो अपॉन पार्शल टी इक्वल टू माइनस ई की पावर टी। अब यहाँ सिंपल 1 वेरिएबल है, तो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसको मैं डी रो लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू कितना आ गया डी टी आ गया, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ से मेरे पास रो इक्वल टू कितना आ जाएगा ई की पावर टी प्लस कितना आ जाएगा सी आ जाएगा, सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1, सॉरी सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब वो क्या करना है, सिंपल यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगा के इस सी की वैल्यू निकालनी है। देखो बाउंड्री कंडीशन यहाँ दे रखी है मेरे को, जब टाइम 0 है रो की वैल्यू कितनी है 1 है, जब टाइम 0 है रो की वैल्यू कितनी है 1 है, व्हेन टी इक्वल टू 0 रो इक्वल टू कितना है 1 है, वैल्यू पुट करेंगे तो रो इक्वल टू 1 ई की पावर 0 प्लस सी, ई की पावर 0 1 होता है, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस सी, तो सी इक्वल टू कितना आ गया मेरा 0 आ गया। इफ सी इक्वल टू 0 देन रो इज इक्वल टू कितना आ, किसी एक टाइम पर ई की पावर टी आ गया। अब मुझे कहाँ पर निकालना है, रो 1,1,1 वो तो मैं यही पुट कर चुका हूँ यहाँ तक की वैल्यू, अब t इक्वल टू भी कितना है 1 है, तो रो एट t इक्वल टू 1, रो एट t इक्वल टू 1 कितना आ गया ये e की पावर 1, e की पावर 1 का मतलब 2 पॉइंट यानी e हो गया सिंपल, e की पावर 1 का मतलब क्या हुआ e हुआ, और e की वैल्यू कितनी होती है 2.71 कुछ ऐसे आती है वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2.71 आगे कुछ ऐसा आता है, और 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर यहाँ पर ये नहीं दिया होता कि यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो आप हो सकता है आप ये सोचते कि मैं कैसे करूं। तो जब भी ऐसा कुछ दिखा हो कि जो करंट डेंसिटी है वो टाइम पर डिपेंड कर रही है, और आपको कुछ बाउंड्री कंडीशन दे रखी किसकी, इस तरह से मास डेंसिटी की या रो की या चार्ज डेंसिटी की, तब उस केस में हम क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके किसी एक टाइम पर करंट डेंसिटी की वैल्यू, सॉरी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू या मास डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, हाँ भाई 2023 का क्वेश्चन है, और यानी और नया क्वेश्चन है, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए स्मॉल बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू ए डिफरेंट hollow copper tubes with same length and inner diameter but with different outer diameter. The variation in time taken for the magnet to reach the bottom of tube depend on its wall thickness d as. ठीक है,
देखो भाई क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमें डिफरेंट ट्यूब दे रखी किसी कॉपर की। एक एक्सपेरिमेंट आप सबने यूट्यूब में कभी ना कभी देखा होगा, कोई ना कोई करता है उसको, कि इस तरह से मान लिया कॉपर ट्यूब है, ये कॉपर ट्यूब है यूं करके, ओके, और इस कॉपर ट्यूब के अंदर से ऐसे एक बार मैग्नेट को घुसाया। अभी मैंने यूनिफॉर्म ले लिया, ठीक है, ऐसे एक बार मैग्नेट घुसाया, नॉर्थ पोल है इसका, एक साउथ पोल है। अब जैसे इसके अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड करंट है। तो इसके अंदर क्या होगा, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ के इंड्यूस होने से इस कॉइल की सरफेस में, ये जो सर कॉइल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इस रॉड की सरफेस में एक करंट ऐसे फ्लो करेगी, और वो करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगी कि वो इस रॉड के नीचे आने का अपोज करेगी, एंड दैट करंट इज नोन एज ईडी करंट। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट या ईडी करंट, जो भी आप नाम बोलते हो। तो इसके सरफेस में क्या होगी, एक करंट फ्लो करेगी, या इसके वॉल्यूम में एक करंट फ्लो करेगी, बिकॉज अगर अंदर से होल है तो जितना बचा उसमें करंट फ्लो करेगी। तो और वो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी कि वो इस बार मैग्नेट के नीचे आने का अपोज करेगी। अब सवाल ये है कि भाई ये तो यूनिफॉर्म वाले में केस में था, अगर रॉड कुछ ऐसी हो जाए, अगर रॉड कुछ ऐसी हो जाए कि भाई उसकी जो इनर सरफेस है वो तो ऐसे रहे, या जो इनर होल है वो तो ऐसा रहे, लेकिन जो आउटर होल है वो ऐसा हो जाए इस तरह से, ठीक है ना, जैसे नीचे को आए थिकनेस उसकी बढ़े, ये थिकनेस बढ़ रही है नीचे को आने पर, ऐसा कुछ है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ हो जा रहा है, यानी यहाँ पर मास डेंसिटी बढ़ गई, ये मास नीचे को आते समय बढ़ गया यूं करके, ठीक है, नीचे क्या है ऐसे बढ़ गया यूं करके, नीचे क्या हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया, वो नीचे क्या हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया, ऐसा ही कुछ है ना, बट विद डिफरेंट आउटर डायमीटर। जो आउटर डायमीटर है उसका क्या है, अलग है, ये इनर डायमीटर है इसका ये वाला, और ये क्या है, आउटर डायमीटर है। इनर डायमीटर जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी है, लेकिन आउटर डायमीटर यहाँ क्या है, बढ़ गया। अब जब ये बढ़ेगा ना, एक्चुअल में होगा क्या, थिकनेस बढ़ेगी, वायर की थिकनेस बढ़ेगी, यानी तो वायर क्या होगा, मोटा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। और हम जानते हैं अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी। यानी जो ईडी करंट यहाँ पर फ्लो कर रही थी उसकी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब करंट इंक्रीज करेगी तो वहां पर अपोज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ पर कुछ इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो इस बार मैग्नेट के नीचे आने का अपोज करेगी। अब जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी उतना ज्यादा वहां पर अपोज होगा, यानी उतना ज्यादा इसमें क्या लगेगा, रिटार्डेशन फोर्स लगेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं हम। तो इसका मतलब भाई कुछ ग्राफ तो नहीं होंगे, जैसे ये ग्राफ क्या बोल रहा है, कांस्टेंट रहेगा, टाइम हर उसमें सेम होगा, नहीं भाई, थिकनेस बढ़ेगी करंट बढ़ेगी, तो थिकनेस बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगी, तो ये तो नहीं हुआ, टाइम लग ज्यादा लगेगा मतलब, ठीक है। और ये कम होगा बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में थोड़ा डाउट है। देखो भाई ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन फिर क्या बोल रहा है वो, एक पर्टिकुलर थिकनेस के बाद डिक्रीज हो जाएगा, ये भी गलत बात है, ठीक है, डिक्रीज होगा हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, बिकॉज ये रिलेशन सही है हमेशा के लिए, ठीक है, कि भाई अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस का करंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करेगी तो जो टाइम टेकन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, उतना ज्यादा रिटार्डेशन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, उतना ज्यादा अपोज होगा बार मैग्नेट के नीचे आने का, टाइम उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई ये तो नहीं होने वाला, बिकॉज ये क्या बोला है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद टाइम क्या होगा, घटेगा, तो ये गलत हो गया, तो एक ही बचा भाई ये वाला, तो दिस ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। ये वाला को समझ में आ रही है, इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। बड़े भाई आए को बड़े, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, और ये क्वेश्चन अगेन IIT जैम 2023 में आया हुआ है, और अगेन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और सोचने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, सपोज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज नॉन जीरो। बहुत ही खतरनाक बात बोल दी, सपोज करना है भाई, अज्यूम करना है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कभी नहीं होता, डाइवर्जेंस ऑफ B हमेशा जीरो होता है, एंड इट इज गिवन बाय दिस, ऐसे कुछ दे रखा है। देखो हमें डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू कितना दे रखा है, म्यू नॉट रो m दे रखा है, where mu naught is permeability of vacuum and rho m is the magnetic charge density. If the corresponding magnetic current density is Jm, then curl of E is. तो हमें ये बताना है कि कर्ल ऑफ E की वैल्यू क्या होगी, कर्ल ऑफ E की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। कैसे करेंगे भाई, समझो जरा, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं, उससे आंसर आएगा। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम बात करें किसकी, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली कुछ ऐसा होता है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ B है
वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 है, और कर्ल ऑफ ई किसके बराबर होता है भाई, कर्ल ऑफ ई होता है मेरे पास किसके बराबर, माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी के बराबर। यानी यहां पर भी जब मैं कर्ल ऑफ ई निकालूंगा तो वहां पर ये माइनस का डेल बी बाई डेल टी तो आएगा ही आएगा। तो कहीं कोई ऐसा ऑप्शन जहां प्लस है, नहीं भाई, सब जगह क्या है, माइनस का डेल बी बाई डेल टी है। यानी हम यहाँ से कुछ निकालना चाह रहे थे कि भाई कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करना चाह रहे थे कि जहां माइनस का डेल बी बाई डेल टी ना हो वो हटा दो उसको, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा हमको। एक चीज हमने पढ़ी है क्या, डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस ऑफ ई कितना होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। डाइवर्जेंस ऑफ ई कितना होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैक्सवेल की इक्वेशन। वैसे ही अगर मैं कर्ल ऑफ बी निकालूं, इसका उल्टा कर्ल ऑफ बी निकालूं, तो ये कितना होता है मेरे पास, म्यू नॉट इंटू जे फ्री एंड प्लस का यहां पर कितना आता है मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट इंटू हियर वी हैव पार्शल ई अपॉन पार्शल टी, ऐसा कुछ आता है। ठीक, जरा कनेक्शन बैठाओ, जब मैंने कर्ल ऑफ बी निकाला तो यहां पर क्या आया, डेल ई बाय डेल टी आया। तो एक बात तो पक्का है भाई, जब मैं यहां से कर्ल ऑफ ई निकालूंगा तो यहां कहीं ना कहीं ये चीज आने वाली है। क्या चीज, ये वाली चीज, ये जो चीज है यहां पर ना, ये आने वाली है कि यहां मेरे पास है माइनस का डेल बी बाय डेल टी, लगाओ दिमाग लगाओ, माइनस का डेल बी बाय डेल टी कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा इसमें, इसको हटा नहीं सकते हम, ठीक है। अब यहां पर ये मेरे पास क्या आया, जे फ्री आया, तो यहां क्या आएगा भाई, यहां क्या आएगा, यहां पर क्या आया मेरे पास, जे फ्री आया, और इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, यहां एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में था तो यहां मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे देखो, यहां एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में था, यहां मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहां कहां आ जाएगा भाई, डिवाइड में म्यू नॉट आ जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन म्यू नॉट डेल बी बाय डेल टी। यहां जे फ्री आया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहां प्लस का, ये जे फ्री है तो यहां कितना आ जाएगा, जे एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे एम, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, माइनस का जे एम, तो ये माइनस है पहले से, यहां पर ये वाला माइनस मैं यहां लिख रहा हूं, ये जो माइनस है इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये वाला माइनस यहां लिख रहा हूं, और यहां कितना आ जाएगा, जे एम। अब प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, यहां ये प्लस का, ये प्लस का आया, तो ये माइनस का, तो ये भी क्या आएगा, माइनस का आएगा, ठीक। फिर यहां इंटू में क्या है, म्यू नॉट, तो यहां भी इंटू में क्या लिख दो, म्यू नॉट लिख दो। ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। करो इसको अंदर ले आओ, तो यहां से मेरे पास कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का म्यू नॉट इंटू जे एम, एंड हियर वी हैव माइनस का, ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, हियर वी हैव डेल बी बाई कितना आ गया, ये डेल टी आ गया, और यही क्या होगा, सही भी होगा, दोनों माइनस के होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, और बाकी क्या है सब गलत। ऑप्शन डी क्या होगा भाई, करेक्ट होगा। सोचने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे फ्री पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे फ्री, ये क्या था, एम्पियर्स लॉ था। और जब एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया गया तो उसमें ये टर्म ऐड हुआ, ये वाला टर्म ऐड हुआ, पार्सल ई बाई पार्सल टी वाला, ठीक। और अगर मैं यहां देखूं, ये मेरे पास क्या है भाई, कर्ल ऑफ ई, मुझे ये पहले से पता होता है, यहां पर माइनस है तो कुछ चीज ऐड होगी यहां पर, और जो चीज ऐड होगी वो खुद कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तभी तो ऐड हो पाएगी ना। अगर वो पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐड करना है तो कुछ यहां पर क्या होगा, उसमें भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा कुछ लॉजिक लगा के हम आंसर दे सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर डेरिवेशन में जाओगे तो फिर वक्त लगेगा उसमें। तो हमने थोड़ा सा लॉजिक वॉजिक लगाया यहाँ से, और इस आंसर तक हम पहुंचे हैं कि भाई माइनस का म्यू नॉट इंटू जे एम, माइनस का डेल वी बाय डेल टी। और मैंने आंसर तो दे दिया आपको, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आया हो, ठीक है, क्योंकि वो उस पूरे चीज से नहीं गुजरे हैं जो चीजें, जिस चीज से मैं गुजरा हूं, और मैं ये सब कुछ सोच पा रहा हूं, ठीक, ये सब लॉजिक लगा पा रहा हूं, क्योंकि वो अभी शुरुआत की है उन्होंने, हो सकता है उनको अभी ये समझ नहीं आया हो। तो एक बार अगर थोड़े से आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। मैंने भी इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लॉजिक लगा के दिया जब मैं पहली बार कर रहा था इसको,
और मेरा आंसर क्या हुआ, सही हुआ। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ माइनस का del v बाई del t आना ही आना है तो कुछ चीज़ में और ऐड होगी। अगर कुछ चीज़ ऐड होगी तो इसका मतलब भाई वो क्या नहीं हो सकती, पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो भाई ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। फिर उसके बाद फिर ये बचा, ये बचा। लेकिन फिर डायमेंशन की भी बात है, डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ये वैसे ही मैच नहीं कर रहा तो ये वाला सही हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ऐसे भी आंसर दे सकते हो। तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लेक्चर था। 5 क्वेश्चन हम करते हैं एक दिन में और आज के 5 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी लेक्चर नंबर 34 ये था हमारा। अभी तक हमने 33 लेक्चर डिलीवर मैं कर चुका हूँ आपके सामने और आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करते हैं तो इसको लाइक करो, इस पूरे लेक्चर सीरीज को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करो कि आपको ये कैसा लग रहा है, कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पर करना चाहिए। जो भी आपकी शिकायतें हैं मुझसे, जो भी आप अगर मेरी तारीफ भी करनी तो वो भी कर दो, क्योंकि तारीफ हर कोई सुनना चाहता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।